नमस्कार प्यारे बच्चों, वीडियो सुनने से पहले इसको लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है कि वैध सभा क्या है, इसकी शर्तें या लक्षण क्या क्या हैं, उनका वर्णन करना है। बच्चों, अब से पहले हमने जाना कि सभा होती क्या है, सभा को कौन कौन बुला सकता है। इसके बाद अब हम इस विषय पे आते हैं कि वैध सभा किसको माना जाना चाहिए, वैध सभा कौन सी होती है। तो बच्चों, जो सभा कंपनी के सदस्यों, संचालकों या अंशधारियों के द्वारा कंपनी के अंतर नियमों के अनुसार या भारतीय संविधान की धारा 2013 के अनुसार जो सभा बुलाई जाती है, यानी जिसमें कानूनी सभी लक्षण होने चाहिए, वो सभा वैध सभा मानी जाती है। और यदि सभा बुलाने में किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बरती जाती है तो वो सभा जो है वो खारिज हो जाती है, उसको वैध नहीं माना जा सकता। वैध सभा की शर्तें क्या होनी चाहिए, यानी कौन कौन से लक्षण हैं जिससे ये पता चलता है कि ये सभा वैध है। बच्चों, सबसे पहले आता है कि सभा बुलाने के उचित अधिकारी, यानी वैध सभा वो ही मानी जाएगी जो उचित अधिकारियों के द्वारा बुलाई जाती है। तो कंपनी के उचित अधिकारी कौन कौन से होते हैं बच्चों? नंबर 1, संचालक मंडल, यानी जो कंपनी को चलाते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट को संभालते हैं, कंपनी का रख रखाव हर तरह से कंपनी पर जो अच्छे से जिनके संचालन में जिनका योगदान होता है, जो संचालित करते हैं, तो वो जो है वो सभा बुला सकते हैं। इसमें क्या है बच्चों कि साधारण सभा बुलाने के लिए संचालक मंडल को अपनी सभा में प्रस्ताव पारित करवाना पड़ता है। पहले उसको प्रस्ताव पारित करवा लेना चाहिए। साधारण सभा बच्चों, हमने पीछे भी पढ़ा है कि साधारण सभा हर कंपनी महीने में या 15 दिन में या 2 महीने में, यानी जब कंपनी शुरू की जाती है तो उस समय जो कंपनी के अपने दस्तावेज होते हैं उसमें ये लाइनें लिखी जाती है कि कंपनी की साधारण सभा हर 15 दिन में या हर महीने में या हर 2 महीने बाद बुलाई जाएगी। और उसमें ये भी था कि साधारण वार्षिक सभा क्या होती है? साधारण वार्षिक सभा वो होती है बच्चों जिसमें अंशधारी, यानी जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, वो भी उसमें हिस्सा लेते हैं। ये साल में 2 भी हो सकती है और साल में 1 बार भी होती है। इसमें जो है, इसमें कंपनी का सारा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, यानी 6 महीने में है तो उसकी 6 महीने की रिपोर्ट इसके अंदर रखी जाती है। और यदि सालाना होती है ये सभा तो पूरे साल का कंपनी का लेखा जोखा इस मीटिंग में रखा जाता है। तो यही है बच्चों कि संचालक मंडल भी सभा बुला सकता है। और उसके बाद है बच्चों राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण, यानी संचालक मंडल समय पर कंपनी की साधारण सभा नहीं बुलाते तो किसी भी संचालक मंडल के द्वारा या कंपनी के जितने सदस्य हैं वो कोर्ट में, यानी जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उसके पास रिट दायर करके और सभा को बुलाने का आदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो विधान न्यायाधिकरण है हमारा, वो सभा बुलाने का आदेश संचालकों को दे सकता है। अब है बच्चों कि सभा, उचित सभा में सूचना कैसे दी जाए, यानी सभा का दूसरी जो शर्त है वो है उचित सूचना। तो बच्चों, जो कोई भी सभा जिस दिन बुलाई जाती है उससे 21 दिन पहले संचालक मंडल के सभी सदस्यों को सूचना देना अनिवार्य होता है। इसमें बच्चों जिस दिन सूचना दी जाती है और जिस दिन सभा बुलाई जाती है वो इसमें काउंटिंग नहीं होती। और कंपनी के इस सभा में जितने अंशधारी हैं
वो शामिल हो सकते हैं, संचालक मंडल हो सकते हैं, या इस सभा पर जो पर्यवेक्षक होता है, जो सभा की कार्यवाही पर नज़र रखता है, उसको भी सूचना देनी होती है। उसके बाद ये सूचना की अवधि, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है, ये जो है ये सूचना 21 दिन पहले ये साधारण सभा में भी दी जाती है और सामान्य सभा में भी ये सूचना इसी प्रकार से दी जाती है। या फिर सामान्य जो सभाएं होती है उसमें जो कंपनी के शुरू में जो कंपनी संचालित होती है, शुरू होती है, कंपनी खुलती है, तो उसके जो दस्तावेज होते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं कंपनी के अंतर्नियम, यानी कंपनी अपने कुछ रूल बनाती है, तो उसमें कंपनी ये लिख देती है कि भी हमें हर 15वें दिन सभा बुलानी है, सामान्य सभा जिसको बोलेंगे हम, या महीने में बुलानी है, 2 महीने में, तो वो उसके अकॉर्डिंग बुलाई जा सकती है। लेकिन जो साधारण सभा, साधारण वार्षिक सभा होती है या साधारण अर्धवार्षिक सभा होती है, वो सभा 21 दिन पहले उसकी सूचना सभी सदस्यों को मिलनी चाहिए। और उसके बाद है सूचना की विधि। क्या होती है सूचना की विधि? ये होती है बच्चों कि संचालक मंडल के सदस्य या जितने अंशधारी हैं या जो भी उस कंपनी के सदस्य हैं, उनका जो पता, रजिस्टर्ड जो पता होता है, उस पर पत्र डाला जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो सदस्य है, जो सभा में शामिल होगा, वो भारत में ही हो। यदि वो भारत से बाहर उसने अपना पता दे रखा है तो उस पते पे भेजी जाएगी सूचना। और यदि वो भारत से बाहर है, विदेश में गया हुआ है, तो और उसने विदेश का पता नहीं दे रखा है, तो जो उसका रजिस्टर में जो पता लिखा गया है उस पते पर सूचना भेजी जाएगी। अब सूचना की सामग्री क्या होती है बच्चों, यानी सूचना किस प्रकार की दी जाती है, क्या क्या लिखा जाता है उसमें? तो उसमें ये लिखा जाता है बच्चों, एक बात और है बच्चों कि यदि जैसे जो हिस्सेदार हैं वो संयुक्त, मतलब 3 या 4 व्यक्ति मिलकर एक हिस्सा खरीद लेते हैं, मान लो 3 व्यक्तियों ने मिलकर किसी कंपनी का 20% या 30% हिस्सा खरीद लिया, तो इसमें सूचना जो सबसे ऊपर जिस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है उसको सूचना दी जाएगी। अब नेक्स्ट है बच्चों कि सूचना की विषय सामग्री क्या होती है। तो सूचना में सबसे पहले तो जिस दिन सभा होती है वो दिन, जहाँ होनी होती है वो स्थान, जिस समय होनी होती है वो समय और तिथि, ये चीज़ें सूचना में उल्लेख इन चीज़ों का होना चाहिए। उसके बाद यदि कोई सूचना के साथ कोई ऐसा विवरण पत्र है, कोई स्टेटमेंट वगैरह है, तो वो भी उसके साथ नथी करना चाहिए। और इसके अलावा सूचना किस उद्देश्य के लिए बुलाई गई है, सूचना क्यों बुलाई गई है, यानी सूचना का एजेंडा क्या है, सूचना में किन किन बातों को रखा जाएगा, क्या क्या चीज़ें पूर्ण की जाएगी, तो वो सारी चीज़ें भी सूचना के अंदर शामिल होना चाहिए, उनका वर्णन भी सूचना में होना चाहिए। अब आता है बच्चों कि सूचना किन को दी जानी चाहिए। जो हमारे संविधान में नियम, कंपनी के जो नियम 2013 का जो अधिनियम है उसकी धारा 101 के अनुसार सूचना है बच्चों, वो जो है जो कंपनी के सदस्य हैं, यानी जिनको कंपनी के किसी भी निर्णय में वोटिंग का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, उनको। और यदि कोई सदस्य है कंपनी का और उसकी जैसे डेथ हो जाती है, तो उसने अपना जो उत्तराधिकारी नियुक्त कर रखा है उसको दी जानी चाहिए। और यदि कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है बच्चों, तो फिर जो सरकारी जो अधिकारी होता है उसको दी जानी चाहिए, यानी जो सरकारी जो भी जिसके अधीन भी वो कंपनी अब चल रही है, दिवालिया होने की स्थिति में उसको दी जानी चाहिए। और जो कंपनी का पर्यवेक्षक होता है उसको भी सूचना दी जानी चाहिए। अब है जो संचालक होते हैं उनकी सभाओं की सूचना किसको दी जानी चाहिए बच्चों। जो कंपनी का अधिनियम बच्चों, ये 2013 जो अधिनियम है, ये इस अधिनियम में सारी कंपनी से रिलेटेड बातें लिखी गई है। तो ये तो याद कर लो कि जो कंपनी का अधिनियम है वो है 2013 और इसके जो है धाराएं बनाई गई है।
अब धारा 173 के अनुसार क्या है, भारत में रहने वाले प्रत्येक संचालक को उसके रजिस्टर्ड पते पर सूचना दी जानी चाहिए, और यदि भारत से बाहर कोई सदस्य रहता है और उसने भारत से बाहर का यदि एड्रेस दे रखे है, पता दे रखे है, रजिस्टर्ड पता दे रखे है, तो उस पर सूचना भेजी जानी चाहिए। और यदि उसने बाहर का एड्रेस नहीं दे रखा है तो उसका जो भारतीय रजिस्टर्ड पता है उस पर सूचना दी जानी चाहिए। और उसमें क्या उल्लेख होना चाहिए, उसमें सूचना के सुबह की तिथि लिखी जानी चाहिए, समय लिखा जाना चाहिए, स्थान लिखा जाना चाहिए, और ये जो सभा होगी इसमें किन किन चीज़ों पे निर्णय लिया जाएगा या किन किन तथ्यों को रखा जाएगा उसका भी उल्लेख उसमें होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है बच्चों, और ये भी है बच्चों कि यदि कोई ये सूचना जो मैंने अभी आपको ऊपर जितनी बातें बताई है, यदि किसी भी सूचना में अगर इस तरह की बातें नहीं है, मतलब ये शर्तें नहीं है, तो फिर वो जो सभा बुलाते हैं वो अवैध होती है। और ऐसे अधिकारी को जो अवैध सभा बुलाता है उसको 25,000 तक जुर्माना भी हो सकता है और 6 माह की सजा भी उसको मिल सकती है। अब नेक्स्ट आता है बच्चों इसी में कि कार्यवाहक संख्या, यानी सभा बुला रहे हैं तो इसकी नेक्स्ट जो शर्त है वो होगी कार्यवाहक संख्या, यानी कोरम पूरा होना चाहिए। अब कोरम के विषय में भी जो कंपनी का अधिनियम 2013 है उसमें वर्णन किया गया है, और उसकी धारा 174 में इस बात का वर्णन किया गया है कि इसके अनुसार जो जितने टोटल सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम जो संख्या होती है जिससे कि सभा वैध बनती है वो कार्यवाहक संख्या कहलाती है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जब कंपनी बनाते हैं, जो कंपनी के अंतर्नियम बनाते हैं, यानी कंपनी के दस्तावेज तैयार किए जाते हैं और कंपनी किन किन शर्तों पे चलेगी, तो उस समय कई बार ये चीज़ें स्पष्ट कर दी जाती है कि मान लो कोई कंपनी के 10 सदस्य हैं तो वे ये चीज़ पहले से स्पष्ट कर देते हैं कि हम में से जब तक 3 सदस्य या 4 सदस्य या 2 सदस्य या 5 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तो वो सभा मान्य नहीं होगी। तो या तो वो जो पहले से दस्तावेजों में जो लिखा गया है उतनी संख्या होनी चाहिए, या फिर जो हमारे भारतीय संविधान में जो अधिनियम कंपनी का अधिनियम 2013 बनाया गया है उसमें जो संख्या निश्चित की गई है उतनी संख्या जरूर होनी चाहिए, तो तभी जो है वो सभा वैधानिक सभा मानी जाएगी। और इसी को हम कहेंगे कोरम पूरा होना, यानी कार्यवाहक संख्या का पूरा होना। अब ये अलग अलग अंशधारियों के लिए कोरम अलग होता है बच्चों, संचालकों के लिए कोरम अलग होता है। अंशधारियों में क्या होगा, अंशधारियों में ये होगा कि जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसकी धारा 103 के अनुसार अंशधारियों की सभा के लिए कार्यवाहक संख्या के संबंध में ये नियम क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, यदि कंपनी सार्वजनिक है यानी सरकारी कंपनी है तो कम से कम 5 सदस्य उसमें उपस्थित जरूर होने चाहिए। और यदि कंपनी निजी है या प्राइवेट है तो यदि 2 सदस्य भी उपस्थित है तो भी उसको कार्यवाहक संख्या मान लिया जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एक शब्द आया है कि प्रतिपुरुष या प्रोक्सी वो होता है बच्चों यदि कोई सदस्य शामिल नहीं हो पाता, किसी कारणवश यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं हो पाता तो वो अपनी जगह दूसरे बंदे को भेज देता है, उसको प्रतिपुरुष माना जाता है। और प्रतिपुरुष को वोट देने का अधिकार नहीं होता, यानी प्रोक्सी कभी भी वोट नहीं दे सकता। तो जो कार्यवाहक संख्या होती है उसमें प्रोक्सी की संख्या को नहीं माना जाता। और निजी कंपनी की दशा में यदि 2 हिस्सेदार भी शामिल है तब भी सभा वैध मानी जाएगी। दूसरा ये है बच्चों कि यदि सभा बुलाई गई है और सभा बुलाने के 1.5 घंटे तक सदस्य की जो कार्यवाहक संख्या है वो पूर्ण नहीं होती तो वो सभा अगले टाइम के लिए पोस्टपोन कर दी जाती है, यानी सभा उस दिन नहीं हो सकती। उस सभा को जो है वो अगले सप्ताह के लिए बोल देते हैं कि मान लो सभा सोमवार को होनी थी और लेकिन सोमवार को कार्यवाहक संख्या पूर्ण नहीं हुई, कोरम पूर्ण नहीं हुआ, तो फिर वो ये भी कह देते हैं
कि नेक्स्ट सोमवार को इसी दिन इसी जगह इसी स्थान पर फिर से मीटिंग ली जाएगी। तो उसके बाद अब है संचालकों की सभाओं की कार्यवाहक संख्या कितनी होनी चाहिए। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है वो अंशधारियों का पढ़ा है। उसके बाद है संचालकों की सभाओं की कार्यवाहक संख्या कैसे होगी। ये भी जो हमारा संविधान है, इसके कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 174 में ये वर्णित किया गया है कि टोटल संख्या का 1/3 भाग सभा में उपस्थित होना जरूरी होता है। या फिर जो कंपनी ने अपने शुरू करते समय जो नियम बनाए हैं, जो दस्तावेजों में जो चीज़ लिखी है कि कम से कम 2 सदस्य हो या कम से कम 3 हो या कम से कम 5 हो या फिर 1/3 हो, इनमें से जो भी संख्या न्यूनतम होती है उसको जो है कोरम पूरा मान लिया जाता है। और इसके बाद है बच्चों सभा का अध्यक्ष, यानी कोई भी सभा बिना अध्यक्ष के अधूरी है। सभा में सभापति यानी अध्यक्ष का होना जरूरी है। देखो जैसे हमारा लोकसभा का सदन है, इसमें लोग उसमें भी है, लोकसभा में अध्यक्ष चुना जाता है। हमारा राज्यसभा है उसमें भी अध्यक्ष चुना जाता है। इसी तरह से कोई भी कंपनी है उसका भी अध्यक्ष होता है, यानी चेयरपर्सन होता है। या कोई भी ऐसे बैंकिंग संस्थाएं हैं, फाइनेंस संस्थाएं हैं, कोई उद्योग है तो उनका भी चेयरमैन होता है। यानी किसी भी सभा में चेयरमैन का उपस्थित होना बहुत ज़रूरी होता है। अब सभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है। कुछ एक कंपनियां ऐसी होती है जो निजी कंपनियां होती है या जो प्राइवेट कंपनियां होती है बच्चों, वो जब कंपनी शुरू की जाती है तभी वो अपना एक स्थायी चेयरपर्सन चुन लेते हैं कि जब तक हमारी कंपनी रहेगी ये व्यक्ति ही हमारा कंपनी का अध्यक्ष रहेगा या चेयरपर्सन बना रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि उस टाइम जो है चेयरपर्सन नहीं चुना जाता, उसके बाद जितने टोटल सदस्य होते हैं उनमें से ही जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं या सबसे ज़्यादा सदस्य पसंद करते हैं उसको अध्यक्ष बना लिया जाता है। तो जो सभा वैध वो ही मानी जाएगी जब उसका सभापति भी हो। कई बार क्या होता है कि जो सभापति होता है वो उपस्थित नहीं हो पाता, तो उसकी जगह क्या है जो उपसभापति यानी वाइस चेयरमैन होता है वो सभा का संचालन कर सकता है। और यदि वो भी उपस्थित ना हो तो जितने सदस्य उपस्थित होते हैं वो अपने में से ही किसी को सभापति नियुक्त कर लेते हैं और इस तरह से सभा का संचालन किया जाता है। यानी ये भी शर्त एक है कि सभा का अध्यक्ष होना जरूरी है, तभी वो सभा वैध मानी जाएगी। अब सभा का संचालन कैसे किया जाए, यानी सभा का कैसे वैध सभा संचालित हो, तो इसमें क्या है, सभा के संचालन का कार्य कौन करेगा, सभापति यानी चेयरपर्सन। और चेयरपर्सन को जो कंपनी के नियम बने होते हैं, चाहे वो नियम उन्होंने अपने शुरू करने के समय बनाए हैं या जो हमारा कंपनी का अधिनियम 2013 है उसके अनुसार बने गए हैं, उसी के अनुसार उसको सभा का संचालन करना होगा। वो अपनी मनमानी उसमें नहीं कर सकता, यानी सभापति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। अगर वो दुरुपयोग करता है तो सभा अवैध घोषित हो जाएगी। अब इसी के अंदर एक प्रश्न और आता है बच्चों कि सूक्ष्म क्या होता है, यानी सभा का सूक्ष्म क्या होता है। तो सभा का सूक्ष्म क्या होगा, सभा में कंपनी और संचालकों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनका रिकॉर्ड रखना, कार्यों का रिकॉर्ड रखना ही सूक्ष्म कहलाता है।